नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 दिन की शुरुआती जांच के आदेश दे दिए हैं। खास बात तो इसमें यह है कि अदालत के आदेश के बाद ही देशमुख ने पद से इस्तीफा दे दिया था और वहीं मामले की जांच करने अधिकारियों की टीम बीती शाम मुंबई पहुंच गई और मंगलवार रात हुई जांच की घोषणा के बाद देशमुख के सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिशें बेकार हो जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व मंत्री का बचाव किया है और मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अदालत से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, तो वहीं अदालत के बाद नैतिक आधार का हवाला देते हुए देशमुख ने पद छोड़ दिया था। अदालत ने कहा था कि नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की जांच को सुरक्षित रखने के लिए जांच स्वतंत्र एजेंसी की तरफ से की जानी चाहिए। इधर महाराष्ट्र सरकार ने देशमुख के खिलाफ दिए जांच के आदेश को रद्द करने की मांग की है। सरकार ने दलील दी है कि हाईकोर्ट पूर्व गृह मंत्री को सफाई देने का मौका दिए बगैर ऐसी जांच के आदेश नहीं दे सकती और एनसीपी और देशमुख लगातार लग रहे आरोपों का खंडन कर रहे हैं और इस मामले के सामने आने के बाद ही राज्य में नया सियासी ड्रामा भी शुरू हो गया है। दरअसल बीती 25 मार्च को परमबीर सिंह ने देशमुख पर पुलिसकर्मियों पर वसूली के लिए कहने का आरोप लगाया था और उन्होंने पत्र में दावा ये किया था कि देशमुख ने विस्फोट मामले में गिरफ्तार सचिन वाजे समेत कई पुलिसकर्मियों को मुंबई के बार और रेस्टोरों से हर महीने 100 करोड़ की वसूली करने के लिए कहा गया था। साथ ही उन्होंने पूर्व गृह मंत्री पर पुलिस ट्रांसफर और पोस्टिंग में दखल देने के आरोप लगाए थे। देखिए, सीबीआई जब जांच करती है, कोई भी एजेंसी जब जांच करती है और इस जांच के समय ऐसा ध्यान में आया कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है या पैसे को एडजस्ट करने की बात हुई है या काले पैसे को सफेद करने का प्रयास किया गया है या फेमा फेरा इस जैसे कानूनों का उल्लंघन हुआ है, तो ऑटोमेटिक ऐसे मामलों में ईडी स्टेप इन होती है। तो अभी ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आवश्यकता होगी तो ईडी इसमें जरूर आएगी, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं आएगी। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो लिमिटेड नहीं होता। किसी ने एक व्यक्ति का नाम कहा तो वहां इन्वेस्टिगेशन रुकता नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पूरा सर्किट ढूंढ के निकालना पड़ता है, इवेंट्स ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, उसको कोलैबोरेट करना पड़ता है, उसकी एक चेन ऑफ इवेंट्स तैयार करनी पड़ती है और फिर इसमें जो लोगों ने सहभागिता ली है ऐसे सब लोग उसके अंदर लपेटे में आते हैं। तो मुझे ये लगता है और मेरा अपना विश्वास भी है कि श्री अनिल देशमुख जी तक ये सीमित नहीं रहेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान। तो भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 दिन की शुरुआती जांच के आदेश दे दिए हैं। खास बात तो इसमें यह है कि अदालत के आदेश के बाद ही देशमुख ने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं मामले की जांच करने अधिकारियों की टीम बीती शाम मुंबई पहुंच गई और मंगलवार रात हुई जांच की घोषणा के बाद देशमुख के सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिशें बेकार हो जाएगी। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रजेश नंदन बीजेपी नेता हैं, दूसरे हैं धर्मेंद्र शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता। सर, आप दोनों का, खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद करिश्मा जी। तो सर, जिस तरीके से अब सवाल धर्मेंद्र जी आपसे है, लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद, तो वही अब अगर बात करें महाराष्ट्र सरकार की, उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर बोला है सीबीआई को जांच करने के आदेश को रद्द करने की मांग की है, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप देखिए, न्याय की प्रक्रिया जैसे ही अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगे वैसे ही तुरंत जो है उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। रिटायर्ड जज हाई कोर्ट से उन्होंने जांच कराने की मांग की। जब निष्पक्ष छल तो ये लोग करते हैं ना, जैसे गुमराह करके मध्य प्रदेश में इन्होंने गुमराह करके मध्य प्रदेश में सत्ता अपना ली, ये जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, ये जांच पे भरोसा नहीं करना चाहते, ये वैसे ही छल करके
ये महाराष्ट्र में सरकार अपनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। देखिएगा, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अनिल देशमुख निष्पक्ष होकर फिर निकलेंगे। जी ब्रजेश जी, आपकी तरफ रुक करना चाहेंगे, क्या लगता है कि जिस तरीके से सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हाईकोर्ट ने, लेकिन दूसरी तरफ इस्तीफा भी दे दिया है गृह मंत्री अनिल देशमुख ने, क्या लगता है कि जो इस्तीफा दिया है क्या डर के चक्कर में दिया है सीबीआई जांच को लेकर? ये करिश्मा जी, मुझे इस मौके पर एक मीर तकी मीर का शेर याद आ रहा है कि इब्तदाए इश्क में होता है क्या, इब्तदाए इश्क में रोता है क्या, और धीरे धीरे देखिए होता है क्या। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे परत दर परत सामने आएंगी जनता के, और इसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इनकी जो पोल पट्टी है ना, वो जनता समझ चुकी है कि ये केवल इन्होंने कोरोना काल में, जब से इनकी अघाड़ी विकास सरकार बनी महाराष्ट्र में, इन्होंने केवल एक ही काम किया, उगाही का काम, और कोरोना आज तक वहां पे कंट्रोल में नहीं हुआ है। भारत के सारे राज्यों ने कंट्रोल किया, लेकिन महाराष्ट्र में आज भी कंट्रोल में नहीं है। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा कोरोना महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अब रही अनिल देशमुख जी की बात, तो अनिल देशमुख जी इतने बड़े ईमानदार हैं, तो उन्होंने जब उन पर आरोप लगाया गया था 100 करोड़ रुपए का, कि हर महीने उन्होंने मांगा है 100 करोड़ रुपया, तो उन्हें तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था अपने पद से। अब तो डंडा किया है हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के, तब उन्होंने इस्तीफा दिया है, अपनी मर्जी से नहीं दिया है। तो ये इसमें बहुत चेहरे सामने आएंगे, एक नहीं है, अनेक चेहरे सामने आएंगे जिनकी संलिप्तता भ्रष्टाचार में पाई जाएगी, और एनआईए, ईडी, सीबीआई सब एजेंसियां भारत की जांच करेंगी, और दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने होगा। जनता को पता लगेगा कि जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं अपने विकास के लिए, अपने उद्धार के लिए, वो किस तरह से हमारा खून चूसते हैं खटमल बनकर। तो क्या लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं का ये साफ तौर पे कहना है कि छवि खराब हुई है अनिल देशमुख के कारण, और एनसीपी को इसकी बदनामी भी झेलनी पड़ रही है, क्या लगता है कि सच है? छवि ना कभी कांग्रेस की, ना एनसीपी की, ना शिवसेना की खराब हुई है, ना होगी। गुमराह तो ये लोग करते हैं, सत्ता तो ये अपना लेने के लिए तरह तरह की लालच करते हैं। अभी आप देखिए जो ना है, देश की राजनीति कहाँ जा रही है। देश के इतने बड़े गृह मंत्री शहादत में जाते हैं, वहां से किस तरह से कुटिल मुस्कान लेते हैं। इनको देश की गंभीरता पे कोई मतलब ही नहीं है। ये कहते हैं कि कोरोना के नाम पे देश को लूट लिया, देश के इतने पैसे आए, देश में इतने पैसे आए, कहाँ गए, किसका हिसाब नहीं है। प्रधानमंत्री जी जहाज खरीद रहे हैं, आम जनता सड़क पे रो रही है। आज भूखमरी के कगार पे आ गई, किसान आंदोलन करके बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं है। ये छल करके जहाँ प्रदेश की जनता, जहाँ पर इनको जो ना नहीं सुन रही है, जहाँ पर ये ईवीएम मशीन इनकी काम नहीं कर रही है, वहाँ पर ये जबरन, ये सत्ता से, पैसे की लोभ से सत्ता अपनाने के लिए सिर्फ ये षड्यंत्र रच रहे हैं। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप सिद्ध करना होगा। आप देखिएगा, ये जितने आरोप लगाए हुए हैं, ये सब मन गढ़ंत लेकिन धर्मेंद्र जी, अभी समय से पहले ही क्यों इस्तीफा दे दिया? देखिए, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, हमेशा नैतिकता क्यों करके, जब उनके ऊपर गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे हैं, जब उनके ऊपर दावे का आरोप लग रहे हैं, तो नैतिकता ये कहती है कि हम बगल होके अपनी निष्पक्ष जांच कराएं, और जब वो जो ना दोष मुक्त होंगे, फिर से वो गृह मंत्री होंगे, फिर से महाराष्ट्र के गृह मंत्री होंगे। और ये जो बीजेपी का षड्यंत्र है, ये अपने आप इनको काला दिन दिखा देगा कि देखिए षड्यंत्र जो ना आपने जो रखी थी, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने जो ना मध्य प्रदेश में षड्यंत्र रख के सत्ता अपना ली है। चलिए धर्मेंद्र जी, इसी मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे अनिल देशमुख की, जहां पर लगातार महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। इसी मुद्दे पर हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रजेश नंदन बीजेपी नेता हैं, दूसरे हैं धर्मेंद्र शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता। ब्रजेश जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है? अब सीबीआई जांच की मांग की है, माफ कीजिएगा, सीबीआई जांच अब 15 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट दर्ज करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी अनिल देशमुख के खिलाफ। क्या लगता है इसमें और कितने खुलासे सामने आ सकते हैं? पहले कमिश्नर, फिर अनिल देशमुख, और अब कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? करिश्मा जी, ये इनकी अपनी मर्जी से तो सीबीआई जांच फिक्स नहीं हुई है। अगर ये अगाड़ी सरकार चाहती तो ये खुद फिक्स करती कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगर ये दूध के धुले हुए होते, ईमानदार छवि इनकी होती। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये जो केस है अनिल देशमुख का, ये सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए और सीबीआई 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करे अपने डायरेक्टर को। तो इसमें सबसे पहले सीबीआई पूछताछ करेगी जो पूर्व सीपी रहे हैं परमवीर सिंह, उनसे, अनिल देशमुख से, और 2 अफसर और हैं इसमें, एक डीसीपी राजू भुजबल है और एक संजीव पाटिल है, जिन्होंने इस मुद्दे पर बात की थी, जिसका जिक्र परमवीर सिंह ने किया है अपनी चिट्ठी में। उनसे भी जांच पड़ताल होगी सीबीआई की, और सीबीआई के सामने तो मुर्दे भी बोलते हैं, ये तो जिंदा है अभी जी। तो सीबीआई के सामने मुर्दे भी बोलते हैं। और ये इनका घर अब महाराष्ट्र में नहीं होगा, जेल के अंदर होगा, क्योंकि कर्म ऐसे कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि जनता की गाड़ी कमाई, बिजनेसमैन की गाड़ी कमाई का पैसा, ये 100 करोड़ रुपए माहवार का ये जुटाना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार में कितने मंत्री ऐसे होंगे जिन्होंने उगाही का आदेश दिया होगा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को। जी। तो ये तो बहुत बड़ा खेल है। और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काला दिन है और ये हत्या लेती है, तो भैया काला दिन तो 56 साल कांग्रेस की सरकार में रहा था, और इमरजेंसी सबसे बड़ा काला दिन था। लेकिन साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे ने बोला है अनिल देशमुख की जो जांच होनी चाहिए वो रद्द करवाने की मांग की है अदालत से। ये अदालत ने तो आदेश दिया है ना सीबीआई जांच का, कोई केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। और जब केंद्र अदालत सीबीआई की जांच का आदेश देती है तो उसमें ना केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, ना ही राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि ये आदेश कोर्ट का है और कोर्ट के आदेश को सरकार को मानना। क्या लगता है महाराष्ट्र सरकार पर कुछ आंच आ सकती है? देखिए, अगर हम बेशरम बन जाए तो कुछ भी दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम तो बेशरम बन के सुनते रह रहे हैं। लेकिन अगर जो सरकार है महाराष्ट्र की, उसमें थोड़ी सी भी ईमानदारी बाकी बची हुई है तो उसे स्टेटमेंट देना चाहिए कि सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अगर उनके सरकार के मंत्री साफ सुथरी छवि के हैं तो निकल कर बाहर आएंगे, अगर उनकी छवि भ्रष्टाचारियों की है तो जेल के अंदर जाएंगे। अब आप ये करिश्मा जी, आप सोचिएगा कि जब सबसे पहले सचिन बजे का केस उठा था तो जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा था अरे ये क्या वो है जी, क्या वो जो आतंकवादी था, क्या नाम था उसका, ओसामा बिन लादेन है ये। तो ओसामा बिन लादेन से तुलना उसकी की जा रही थी, बड़ा हाथ पैर फेंक रहे थे। लेकिन जब से वो पकड़ में आया है सचिन बजे, उसने कबूल किया है सब कुछ, तब से उद्धव सरकार के किसी मंत्री का, ना उद्धव ठाकरे का कोई स्टेटमेंट आया है, ना इनके राहुल गांधी जो बात बात पर ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी जो नाटक करती है गंगा जमुना में नहाने का, चाय बागान से पत्तियां तोड़ने का, एक ट्वीट उन्होंने नहीं किया है कि हमारी सरकार, हमारी जो साझा सरकार है महाराष्ट्र में, उसके मंत्री क्या कर रहे हैं, एक ट्वीट नहीं आया है। तो ये भ्रष्टाचारियों की लॉबी है जिन्होंने लामबंद होकर सरकार बनाई है। तो ब्रिजेश जी, मनसूर हिरेन की हत्या के मामले में गुत्थी सुलझती हुई, बल्कि और उलझती हुई नजर आ रही है। पहले सचिन वाजे का नाम आता है, फिर अनिल देशमुख का नाम आता है, परमवीर सिंह का नाम आता है। तो क्या लग रहा है कि गुत्थी अब जल्द सुलझेगी? सीबीआई जो 15 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट तैयार करेगी। देखिए, गुत्थी तो अगर सीबीआई के पास में केस गया हुआ है तो गुत्थी तो सुलझेगी। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले ये केस दिया था सीआईयू को,
अब CIU से इन्होंने केस ट्रांसफर कर दिया ATS को। ATS के DCP जब जांच करने जाते हैं तो और जो सचिन बजे है वो कहता है अरे आपकी तो जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये केस तो हम ही सुलझा लेंगे, मैं ही इसको देख रहा हूँ, मेरे पास है ये केस। तो ये सारी चीजें हैं जो बिल्ली है, बिल्ली को दूध का मुखिया बना दिया जाए तो दूध बचेगा थोड़ी जी। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन्होंने ऐसा किया था, ना उसका बिसरा रिपोर्ट मिला, ना उसकी वही बात है ना, CBI के पास रिपोर्ट गई थी सुशांत की, अगर आपने बात की है विजय सिंह, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई भी अभी सामने मुद्दा रखा ही नहीं गया था, साफ तौर पे बोला गया है कि सुसाइड किया है। बिल्कुल, जब करिश्मा जी जब हम सारे सबूत सरकार ने वहां के मिटा दिए, 3 महीने बाद सर CBI के पास जांच गई है, CBI ने 10 बार डेमो किया वहां पर। चलिए विजय सिंह, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया हम चर्चा के लिए। तो जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है, एक के बाद एक ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं, अनिल देशमुख कहीं ना कहीं इस्तीफे के बाद और फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर देशमुख के खिलाफ दिए जांच के आदेश को रद्द करने की मांग की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जुलाई 2021 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में से अब यूपी की बांदा जेल लाया गया है। दरअसल यूपी पुलिस की टीम मुख्तार को लेकर मंगलवार को रवाना हुई, जो बुधवार तड़के बांदा जेल पहुंची है। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस की टीम 2:07 पर रोपड़ से रवाना हुई और पंजाब से होते हुए ये काफिला शाम 4 बजे तक हरियाणा के करनाल पहुंच गया और इस दौरान काफिले की स्पीड करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। जांच करें ऐसा मानते हैं? देखिए, CBI जब जांच करती है, कोई भी एजेंसी जब जांच करती है और इस जांच के समय काफी लोगों ने सहयोग किया है। नीचे जो हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे थे वो भी काफी मानसिक रूप से तैयार थे। इसी वजह से हम लोगों ने सुबह चल के इसको आज देर रात्रि में मुंह पे डाल दे रहा हूँ। तो इसी मुद्दे पर हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरविंद विद्रोही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। अरविंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल रही है, धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले सवाल ये है कि अब मुख्तार अंसारी का जो अब ठिकाना है वो चेंज हो गया है, बांदा जेल पहुंच गया है। क्या लगता है कितना सुरक्षित अब महसूस कर पाएंगे? क्योंकि साफ तौर पर पहले से ही कह रहे थे कि यूपी वालों से मुझे डर लगता है। यूपी के ही है वो, यूपी से ही कई बार जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो उनको आखिर यूपी में क्यों डर? यूपी से डरना नहीं चाहिए। यूपी उनका घर था। हाँ, उनको अपने ऊपर कानूनी कार्रवाई से निश्चित रूप से डर लग रहा होगा और डर जो है अपराधियों को मन में होना चाहिए। अभी तक जो सत्ता का संरक्षण कह लीजिए या व्यवस्थाओं में कमी कह लीजिए, नौकरशाहों, पुलिस अधिकारी, नेताओं का एक गंदा गठजोड़ कर लीजिए, जिसके सारे तमाम बाहुबली माफिया जो है पनपते रहते हैं और उनको
शासन सत्ता आती है, ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी पुलिस अधिकारी आते हैं कि जो इस चक्र को तोड़ते हैं और अपराधियों को लगता है ये भय जरूरी भी है कानून और न्याय की स्थापना के लिए। बाकी उनको नहीं डरना चाहिए। बाकी जो है संविधान और न्याय की व्यवस्था है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश भी उसका सबसे बड़ा राज्य है। तो कोई जिस तरह अपराधी लोग करते हैं, गलत काम करते हैं और गलत तरीके से लोगों को पीड़ित करते हैं, उस तरह भारत का संविधान न्याय व्यवस्था किसी को भी पीड़ित नहीं होने देता है, सबको अवसर मिलता है। यही कारण है कि हम लोगों ने देखा कि बार बार, अभी कल भी जो है न्याय के मंदिर में सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पत्नी गई थी और सारी सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए कि स्वास्थ्य से लेकर के सुरक्षा की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे और सरकार ने सुनिश्चित किया। सरकार जो है, सरकार का काम यही होता है कि न्याय स्थापित करना है और न्याय की जो व्यवस्था है उसी क्रम में न्याय स्थापित करना है। जी। तो अरविंद जी, क्या लगता है कि पूरे देश की निगाह कल मुख्तार अंसारी की गाड़ी पर थी, काफिले पर थी। क्या लगता है कि अब जिस स्पीड से करीब 80 किलोमीटर की स्पीड बताई जा रही थी, क्योंकि पहले जो अगर विकास दुबे की अगर बात करें तो लगातार मीडिया भी उनको फॉलो कर रही थी और कहीं ना कहीं बीच में उनका एनकाउंटर भी कर दिया गया था, ये खबर सामने आई थी। क्या लगता है कि अब उनके मुख्तार अंसारी की अगर बात करें, उनकी पत्नी की, उन्होंने भी कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उनको डर है कि उनके पति के साथ भी विकास दुबे जैसा एनकाउंटर ना हो जाए। नहीं, विकास दुबे के जैसा एनकाउंटर ना हो जाए तो अगर विकास दुबे की तरह कोई घटना किया होता रास्ते में, कल मैंने कुछ डिबेट्स में कहा कि भारत का कानून और उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था और शासन इतना चुस्त दुरुस्त है कि जो कानून को मानते हुए, न्यायालय के आदेश को मानते हुए उत्तर प्रदेश की जेल में सुरक्षित आना चाहेगा, रास्ते में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, भागने की कोशिश नहीं करेगा, कोई उनके लोग कोई उपद्रव नहीं करेंगे, तो वो सुरक्षित जेल आएंगे। अगर रास्ते में कोई कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, कोई भी अपराधी भागने की कोशिश करे या उसके गिरोह के लोग उसको छुड़ाने की कोशिश करें, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, भारत की पुलिस सेना इतनी सक्षम है कि मुंह तोड़ जवाब दे, चाहे सरहद पर चाहे अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई कोशिश नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई और सुरक्षित मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच गए और उनके साथ न्याय होगा। न्याय की स्थापना पर उनको विश्वास होना चाहिए। उनके पास भरपूर मौका है कि वो न्याय के मंदिर में साबित करें कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, उनको फंसाया जा रहा है और जितने आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो गलत है। और अगर उन्होंने इन अपराधों को किया है, लोगों को कष्ट दिया है, लोगों का सुकून छीना है, लोगों की जिंदगी छीनी है, तो इसका दंड उनको भारत की न्याय व्यवस्था में मिलना ही चाहिए और सबको मिलना चाहिए। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है करिश्मा जी कि इन्हीं बाहुबलियों, माफियाओं के रसूख को देख करके तमाम नौजवान अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना खेल कूद, अपनी शिक्षा, अपने जीवन को छोड़ करके इनकी चमक दमक, ग्लैमर से इनसे प्रभावित होकर इनके साथ चले जाते हैं और उनका पहले उनका परिवार दुखी होता है, समाज और पास पड़ोस दुखी होता है। तो ऐसे कोई भी अपराधी बाहुबली हो जो युवाओं में, समाज में गलत प्रेरणा भी देते हैं, दुष्प्रेरणा देते हैं, उनका खात्मा न्यायिक व्यवस्था से होना चाहिए, जिससे नौजवान जो है चमक दमक और ग्लैमर में भागे नहीं, एक अच्छी जिंदगी जिए, अपने परिवार के लोगों को और समाज में अपना योगदान दे। आज उन लोगों को भी बहुत सुकून हो रहा होगा जिनके परिवार के लड़के मुख्तार अंसारी या इनके जैसे तमाम बाहुबलियों के कारण अपने परिवार को छोड़ करके अपराध का रास्ता पकड़े थे। बिल्कुल, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां समय और समाज की मांग हो। जी अरविंद जी, अब क्या लगता है कि पहले तो पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी अपने आप को महफूज सेव मतलब करते थे, लेकिन अब जो बांदा जेल में चले गए हैं, क्या लगता है कि वो कितने सुरक्षा अपने आप को महसूस कर पाएंगे, कितने सुरक्षित वहाँ रहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अगर योगी सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ कर जो भी अपराधी रहते हैं एक्शन मोड में एक्शन लिया जाता है योगी सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षित रहेंगे करिश्मा जी, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ, बिल्कुल जेल में वो सुरक्षित रहेंगे। हाँ, ऐशो आराम की सुविधा, लेकिन उन्हें डर है, मुख्तार अंसारी को डर है, उनकी पत्नी को भी डर है अभी। नहीं, उनकी पत्नी को डर है तो ठीक है, परिवार के लोगों को डर होना स्वाभाविक है, एक मानवीय स्वभाव होता है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि किस तरह अब तक वो तमाम परिवार मुख्तार अंसारी के और उनके गुर्गों के भय के आक्रांत में जीते थे। तो ये भय और पीड़ा अगर मुख्तार अंसारी, उनका परिवार, उनकी पत्नी महसूस कर रही है तो उनको ईश्वर के सामने कम से कम अब शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने जो इस तरह के हमने अपराध किए थे उसकी क्षमा मांगते हैं और न्यायिक व्यवस्था में शरण ले, न्याय से एक
अपने मांगे कि हमने ठीक है अपराध नहीं हुआ या हुआ तो उसमें कम से कम सजा हो और सुकून की जिंदगी खुद जिए। अपराधों का दंड मिलना न्यायिक व्यवस्था के लिए है और सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में भी जरूरी है कि जिससे गलत प्रेरणा न मिले और किसी को गलत तरीके से सताया नहीं जाएगा। भारत की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है और इसका गलत फायदा भी अपराधी उठाते हैं। बार बार मौका है, अभी भी मौका है, ऐसे कोई नहीं फांसी पर चढ़ा दे रहा है। आपको न्यायालय में अपने पक्ष रखने की पूरी अनुमति है और शासन सत्ता योगी आदित्यनाथ की सरकार भी गलत तरीके से किसी को उत्पीड़ित नहीं करेगी जेल में, ये सर्वविदित है। हाँ, आपको अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आपका दरबार नहीं लगेगा, आपको वहां पर अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ये भी तय है। तो अरविंद जी, दूसरा सवाल ये रहेगा, क्या लगता है कि जिस तरीके से पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी इतने समय से था, लेकिन अब उसी बीच में जब बांदा के लिए ले जाने लगे मुख्तार अंसारी को, वहां पर 150 पुलिस, वो भी यूपी की थी, पंजाब की पुलिस क्यों नहीं थी? क्योंकि लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे। साफ तौर पर उनकी पत्नी भी कह रही थी कि 150 पुलिस कर्मी है, यूपी लेके जा रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक डर इस चीज का था कि उसमें पंजाब की पुलिस नहीं थी। पंजाब की पुलिस नहीं थी तो पंजाब की पुलिस जो जेल मैनुअल का होता है कि पंजाब की पुलिस ने अपनी जेल से उत्तर प्रदेश की पुलिस को हैंडओवर कर दिया। अब उसके बाद पंजाब की पुलिस को रहना कोई जरूरी तो था नहीं। बिल्कुल। और 150, 200, 100 पुलिस कर्मी इसलिए थे कि मुख्तार अंसारी को सुरक्षित रूप से बांदा जेल लाया जाए। उनकी भी तमाम दुश्मनियां हैं और कहीं ना कहीं शासन सत्ता को ये डर रहा होगा कि उनके लोग कहीं अगर कम पुलिस बल के लोग होते तो रास्ते में कोई घटना हो सकती है। फिर आरोप जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर ही लगता, योगी आदित्यनाथ पर लगता कि उन्होंने ऐसा करा दिया। तो भारी भरकम पुलिस बल को ला करके मुख्तार अंसारी की सुरक्षा का ही इंतजाम योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने किया था। और ये विश्वास होना चाहिए मुख्तार अंसारी को, उनकी पत्नी को, उनके शुभचिंतकों को भी कि न्यायिक व्यवस्था में उनको पूरा भरपूर अवसर मिल रहा है। ये तो है अरविंद जी, क्योंकि जिस तरीके से 150 पुलिसकर्मी यूपी की, वो भी बांदा जेल लेके जा रही थी, कहीं ना कहीं डर था उनकी पत्नी को, मुख्तार अंसारी की पत्नी को, कभी एनकाउंटर ना हो जाए। लेकिन खैर ये सवाल जो था उनके दिमाग में वो निकल चुका है, वो डर था वो निकल चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए अरविंद जी। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।